साथियों आदाब नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं है, प्रैक्टिस सेट है, TWA का प्रैक्टिस सेट है। ये प्रीवियस हैं जो प्रैक्टिस सेट अब से पहले जो TWA ने कराए हैं उसके प्रैक्टिस सेट है। इसमें क्वेश्चन कुछ अच्छे लगे मुझे, तो मुझे लगा कि इन क्वेश्चनों को कराना चाहिए। तो ये अच्छे क्वेश्चन है कुल मिलाकर के, इस वजह से मैं इनको करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ये बायलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है भाई। और वस्तु को बेचकर लाभ जो है 12.5% का है, तो छूट बतानी है कितनी परसेंट की होगी यहाँ पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य दे रखा है, यानी कि एमपी और इसके अलावा सीपी, एमपी और सीपी का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 5 और 4 का, ठीक है भाई। यदि वस्तु को बेचकर लाभ कमाया जाता है 12.5% का, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है भाई। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि अगर वस्तु का मूल्य 8 रुपये था सीपी, तो उसको 9 रुपये में बेचा गया, ठीक है भाई। यानी कि यहाँ से जो दूसरी स्थिति में सीपी और एसपी का रेशियो कितना है भाई, सीपी और एसपी का जो रेशियो है यहाँ पर दूसरी स्थिति में, तो वो 8 और 9 का है, ठीक है भाई। 8 और 9 का है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें पहली स्थिति में देखें तो 4 और 5 का, हम इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जो है इसको 8 बनाने के लिए, क्योंकि ये मुझे सीपी बराबर करने है, क्योंकि जो वस्तु है उसका सीपी बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं और दूसरा तरीका ही बता दूंगा इसका करने का, ये समझ में नहीं आएगा तो एक तरीका और बता दूंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमें इसको बराबर कर रहा हूँ, ठीक है भाई। ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, इतना मैं कर सकता हूँ। अब यानी कि बराबर हो गया। अब जो उस वस्तु का एमपी है वो 10 है, सीपी 8 है और एसपी 9 है। तो बोला है कि छूट कितनी है भाई। छूट कब मिलती है भाई, छूट मिलती है मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस पर छूट मिलती है तो एसपी बन जाता है। तो कितनी छूट है भाई यहाँ पर, ये 1 रुपये की छूट है, किस पर, 10 रुपये पर। तो कितनी हो जाएगी भाई, 10 रुपये पर छूट है, यानी कि 10% की हो जाएगी, ठीक है भाई। 10% की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, कर लेंगे इसको। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको एक बार दूसरी तरह से और बता रहा हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो सवाल में दिया हुआ है एमपी और सीपी, यहाँ पर अंकित मूल्य और लागत मूल्य दे रखा है, एमपी और सीपी दे रखा है। एमपी दे रखा है यहाँ पर 50 और ये 40, यानी कि मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया है, एक एक जीरो यहाँ पर। बोला कि वस्तु को बेचकर 12.5% का लाभ होता है भाई। एक 12.5 का मतलब होता है 1/8, ये तो हम तुम रखना ही पड़ेगा यहाँ पर। यानी कि उसको जो लाभ हुआ था 1/8 का, यानी कि 9/8 हो जाएगा। 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 5 नंबर 45, यानी कि एसपी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा यहाँ पर 45। भाई अगर सीपी 40 रुपये का है, उसको 12.5% पर बेचा गया, तो एसपी 45 रुपये का होना चाहिए। तो यहाँ पर उसको कितनी छूट मिल रही है भाई, छूट मिल रही है यहाँ पर 5 रुपये की, कितने पर, 50 पर गुणा 100, तो यहाँ पर भी 10% आ रहा, ठीक है भाई। कर लेंगे, दोनों तरह से कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे और रेशियो बैलेंस करके भी कर लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो रेशियो बैलेंस करके करने वाला है वो तरीका सबसे अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2400 रुपये की राशि पर 10 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 25/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त तो साधारण ब्याज बताना है कितना होगा। तो राशि कितनी है, राशि का मान है यहाँ पर 2400 रुपये, ठीक है। निकालना यानी कि समय निकालना, तो वो कहाँ से निकलेगा, 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक का जो समय होगा वही होगा। तो भाई 20 मार्च से अगर मैं निकालूं, 20 मार्च से 31 मार्च, मार्च जो होता है 31 का होता है, 20 मार्च से 31 मार्च तक 12 दिन होंगे भाई, क्योंकि एक 20वां दिन भी है यहाँ पर। 20 मार्च और उसके बाद 1 से लेकर के जब किस लेकर 31 तक जाएंगे तो 11 हो जाएंगे, 11 और 1 12, यानी कि 12 दिन तो यहाँ पर हो गए ये टोटल। इसके अलावा मार्च के बाद आता है अप्रैल का महीना, अप्रैल में हो जाएंगे 30, अप्रैल में कितने हो जाएंगे, अप्रैल में 30 दिन हो जाएंगे, और उसके बाद मई में 31 मई तक के लिए बोला है तो 31 यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि ये 3 आ जाएगा यहाँ पर और ये 7 आ जाएगा, यानी कि 73 दिन है टोटल, 73 दिन है। और मैं अगर इसको वार्षिक बनूंगा तो 365 से भाग करनी पड़ेगी, 365 से भाग करूंगा, 5 3 15 और 5 7 35 से 1/5 आ जाएगा, ठीक है। 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर ब्याज निकालता हूँ तो 2400 गुणा 25/4, ठीक है भाई, और इसके अलावा यहाँ पर 1/5 बटे में आ जाएगा मेरे पास 100 आ जाएगा भी बटे में, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 4 छंग 24 और 5 से 5, यानी कि 5 पंजे 25 और 5 छंग 30,
ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 30 रुपये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक बैंक खाते में धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। इस धनराशि को बैंक में 8 गुना करने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा? राशि जो है वो दोगुनी होती है, दोगुनी होती है कितने वर्ष में भाई? इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 7 वर्ष में होती है वो दोगुनी। ठीक है भाई, दोगुनी होती है तो 2 की पावर में 1 रखेंगे, क्योंकि 2 की पावर 1 का मान भी 1 ही होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ पर 8 गुना करना है उसको। कितना गुना करना है? 8 गुना। 8 गुना करना है, 8 गुना का हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं भाई। 8 गुने को ये लिख सकते हैं, तो ये कितने साल में हो जाएगी? तो इस 3 की और इस 7 की गुणा करनी है और इस 1 से भाग कर देनी है। बस ये इतना इसका कंसेप्ट है। इस 3 की इसकी गुणा करनी है, 7 से 21 आ जाएगा। ठीक है भाई, और 1 से भाग करेंगे तो 21 ही आएगा, यानी कि 21 वर्ष लगेंगे अगर ब्याज जो है संयोजित किया जाता है वार्षिक रूप से, यानी कि सीआई की बात चल रही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 21। ये सवाल साधारण ब्याज की तरफ से भी आ सकता है, साधारण ब्याज के रूप में भी आ सकता है ये सवाल। ठीक है भाई, साधारण ब्याज के रूप में भी आ सकता है। तो उसको किस तरह से करेंगे भाई? 2 गुनी होती है 7 वर्ष में, यानी कोई धनराशि 1 है और वो 2 गुनी हो रही है, तो उसको ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। और वो 1 रुपये की धनराशि, यानी कि 1 रुपये का ब्याज, 1 रुपये की धनराशि 7 वर्ष में 8% की दर पर दोगुनी हो रही है। तो यहाँ से आर का मान 100/7 आ जाएगा भाई, आर का मान 100/7 आ जाएगा। 8 गुना होने के लिए, यानी कि 8 गुना करने के लिए उसका ब्याज कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक है, 7 का ब्याज होना चाहिए। धनराशि 1 है और दर कितनी हो जाएगी? 100/7 हो जाएगी। तो टाइम कितना लगेगा? उसको बटे 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि टाइम यहाँ पर 49 आ जाएगा, 7 से 49। अगर साधारण ब्याज की बात होती है तो यहाँ पर 49 वर्ष लगते हैं। ठीक है भाई, तो ये दोनों तरफ से आ सकता है, दोनों तरीके मैंने बता दिए इसके करने के, कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर यह है कि ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश करता है। यहाँ पर ए, बी, सी हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं भैया। बोला है कि ए कुल पूंजी का इतना निवेश करता है और बी पूंजी का 1/4 निवेश करता है। ठीक है, यानी कि मैं मान लूंगा अगर यहाँ पर 1/4 है या 3 है, तो मैं 12 रुपए की मान लूंगा कि टोटल धनराशि जो है 12 रुपए की है। ठीक है भाई, 12 की मान सकते हैं, यानी कि 4 से और 3 से कटने वाली कोई भी संख्या मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया 12 है, ये टोटल धनराशि जो है 12 है। 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, यानी कि ए ने लगाई 3 चौक 12 4 रुपए। ठीक है भाई, 33 से 1/3 का मतलब कितना होता है? 1/3। तो 12 का 1/3 लगा दिया किसने? ए ने। बी शेष पूंजी, शेष पूंजी कितनी बची भाई? 4 इसमें लगा दी, बचे 8, 8 बचे यहाँ पर। उसका 25%, यानी कि 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 2 रुपए इसमें लगा दिए भाई, बचे कितने? अब सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है, 4 2 6, यानी कि सी ने 6 रुपए निवेश कर दिए। ये बात समझ में आ गई भाई? अब बोला है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 1,62,000 है। टाइम सबके लिए बराबर है तो इसी रेशियो में लाभ बटेगा, यानी कि लाभ जो बटेगा 2 1 और 3 के रूप में बटेगा भाई। ठीक है भाई, 2 1 3 के अनुपात में बढ़ जाएगा। 3 और 3 6, यानी कि 6 का मान जो है वो 162,000 है। ठीक, पूछा किसका है? तो लाभ में ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है? 2 है, 2 से गुणा करूंगा, 6 से भाग कर दूंगा। ठीक है, 2 से गुणा करूंगा, 6 से भाग करूंगा, या 2 तिया 6, 3 से इसको भाग कर दूंगा मैं। 3 पंजी 15, 3 चौक 12, 54,000 रुपए का जो हिस्सा है किसका है भाई? वो बी का हिस्सा है, 54,000। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु एच से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे, दोपहर का समय है भाई, अपराह्न के की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे, यानी कि 1 घंटे के बाद के से बिंदु एच की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। तो कुल मिलाकर ये बात दे रखी है इसमें कि यहाँ पर एक बिंदु एच है, यहाँ पर एक बिंदु एच है और यहाँ पर एक बिंदु के है। एक रेलगाड़ी सुबह यानी कि दोपहर को चलती है 6:30 बजे, 6:30 बजे चलती है और उसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, इसी तरह से एक अन्य रेलगाड़ी है, वो चलती है के से, ये के की ओर चल रही है और के से चलने वाली एच की ओर चल रही है, आमने सामने चल रही है मतलब दोनों ये। और ये चलती है 7:30 बजे और इसकी स्पीड होती है यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, आगे बोला कि दोनों रेलगाड़ियां बिंदु जे पर मिलती हैं 11:30 बजे, सुबह को मिलती हैं। अपराह्न बोला है यहाँ पर, यानी कि दो रात में मिलती हैं। ठीक है, रात में ही मिलती हैं यहाँ पर ही। इसका मतलब ये एक बिंदु जे है, ये मिलती है यहाँ पर 11:30 बजे। ठीक है भाई,
तो इस वाली जो यहाँ से ट्रेन चली थी, उसको जे तक जाने में कितना समय लगा था भाई? जे तक जाने में उसको लगा था यहाँ पर 6:30 बजे चली थी और 11 साढ़े 11 बजे पहुँची, तो 6 5 11 5 घंटे लगे भाई उसको। ठीक है भाई? एक रेलगाड़ी यहाँ से चली, उसको यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा? उसको समय लगा 4 घंटे का। उसको समय लगा 4 घंटे का। तो भाई उसने 5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितनी दूरी तय की होगी भाई? 90 गुणा 5। ठीक है भाई, 90 गुणा 5 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अनुपात किससे बताना है तुम्हें? एच की और जे की दूरी का अनुपात बताना है, कि एच से जे तक की दूरी और के से जे तक की दूरी का अनुपात बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंची होगी तो कितने किलोमीटर की दूरी उसने तय की होगी? 5 घंटे में। उसी प्रकार जो के से गाड़ी चली है उसने कितनी दूरी तय की होगी? 4 घंटे में। 4 घंटे में उसने उसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है भाई, यहाँ से निकाल देंगे, 9 अट्टे 72 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 9 अट्टे 72, इसको काटते हैं, देखो इसको यहाँ से काटेंगे, 9 अट्टे 72, 8 बार कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये 50 हो जाएगा और 8 चौक 32, यानी कि 50 और 32 है यहाँ पर। ठीक है, फिर और कट सकता है यहाँ पर, ये 25 और 16 आ जाएगा। ठीक है भाई, 25 और 16 आ जाएगा यहाँ पर। तो 25 और 16 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, कि 25 और 16 का अनुपात है दोनों दूरियों के बीच में। ठीक है, कर लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उससे दोगुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 25 किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल बतानी है यहाँ पर कितनी होगी। यानी कि देखो सवाल छोटे हैं लेकिन अच्छे सवाल हैं ये। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, डीएस लिखते हैं। सबसे पहले हम डीएस लिखेंगे, उसके बाद यूएस लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे और डब्ल्यू लिखेंगे। ये क्या क्या चीजें होती हैं आपको पता ही है। ये धारा की दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, बोट की स्पीड और धारा की स्पीड। ठीक है भाई, ये होता है यहाँ पर। तो एक नाव जो है वो धारा की दिशा में उससे दोगुनी दूरी, यानी कि जो शांत जल में जो दूरी तय करती है, यानी कि शांत जल में जो दूरी तय करती है उससे दोगुनी दूरी धारा के समान दिशा में, जो समय समान दिशा में जो दोगुनी दूरी तय करती है, उससे लगने वाले समय की तुलना में 40% समय कम लेती है। ठीक है, बात समझिए। देखो मैं समझाता हूँ कैसे होगा यहाँ पर। पहली बात, यहाँ पर एक चीज ये दे रखी है कि धारा की नाव की चाल जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की है। सबसे पहले इसको पकड़ो, यहाँ पर इसको रख दो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की पहले नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल है। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? 25 प्लस डब्लू हो जाएगा इसका मान, यही हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा इन सवालों को मेरे, तो आप समझ जाएंगे कि ये 25 प्लस डब्लू हो जाएगा और ये 25 माइनस डब्लू होता है। हालांकि इसका सवाल में कोई जिक्र नहीं है, भी कोई काम है नहीं यहाँ पर। ठीक, कितनी बात समझ गए? यानी कि ये स्पीड आ गई यहाँ पर दो की, इन दोनों की स्पीड आ गई। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर और एक चीज और होती है इसमें, जो टाइम होता है ना, टाइम, सॉरी, जो यहाँ पर डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस, वो क्या होती है? टाइम के और स्पीड की गुणा होती है। ठीक है भाई, टाइम की और स्पीड की गुणा क्या बनती है? डिस्टेंस बन जाती है। तो यहाँ सबसे इसके बाद में रखूंगा टाइम। टाइम कितना लग रहा है अभी इसको? दोगुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय से 40% कम समय लेती है। किधर? शांत जल में। ठीक है, शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में जो समय लग रहा है वो 40% कम समय लग रहा है। कहाँ पर? जो दूरी धारा की दिशा में तय कर रही है वो, तो उसको 40% कम का मतलब क्या हो जाएगा? 40% कम का मतलब होता है 3/5। यानी कि अगर उसको यहाँ 3 का समय लग रहा है तो यहाँ पर 5 का समय लग रहा होगा। ये बात समझ में आ गई भाई? समझो, शांत जल में जो एक निश्चित दूरी तय करने में, शांत जल में निश्चित दूरी तय करने में उसको कम समय लग रहा है इसकी अपेक्षा। ये बात आप समझ गए। लेकिन दूरी कितनी तय कर रही है? अब दूरी को भी देखते हैं। दूरी यहाँ कर रही है दोगुनी दूरी। दोगुनी दूरी तो कहाँ तय कर रही है? धारा की दिशा में। यानी कि निश्चित दूरी तय करने में जो, यानी कि यहाँ पे जो निश्चित दूरी तय कर रही है वो दोगुनी दूरी तय कर रही है धारा की दिशा में। ये बात अब आप समझ गए होंगे। यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पर है दोगुनी दूरी है और यहाँ पर 1 हो जाएगी। ये बात अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया कि डिस्टेंस जो होती है टाइम गुणा एस होता है। ठीक है, तो मैं वही काम यहाँ पर कर दूंगा। 25 प्लस डब्लू गुणा 5, 25 प्लस डब्लू गुणा 5 बटे बटे में आ जाएगा यहाँ पर 25 गुणा 3। 25 गुणा 3 बराबर किस अनुपात में है? 2:1 के अनुपात में है। ठीक है भाई, ये बात आप समझ गए होगे। यहाँ पर इनकी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 से 5 कट जाएगा, 5 या 15। ठीक है भाई, 5 या 15, 15 दूनी 30 आ जाएगा। यानी कि 25 प्लस डब्लू का मान जो आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। यानी कि डब्लू का मान 5 आ जाएगा। डब्लू का मान यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होगे। ये सवाल है, बस समझने की बात है। लेकिन सवाल 1 नंबर का सवाल है। अब तक मैंने जितने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनमें मुझे सबसे अच्छा सवाल लगा है अभी तक का ये। ठीक है, हालांकि इससे बड़े बड़े सवाल भी कराए मैंने,
मैं बड़े की और छोटे की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं भारी की हल्के की बात कर ही नहीं रहा। मैं कर रहा हूँ एक अच्छे सवाल की। ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से। ठीक है भाई? हालाँकि इससे भारी-भारी सवाल ही मैंने कराए हैं, लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, औसत भार 33 किलोग्राम है। ठीक है? इस तरह से दे रखा है, आगे ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं यहाँ पर। ठीक? तो मैं पहले इनका भार ले लूँगा कि इनका चारों का भार जो है, टोटल भार जो है कितना हो जाएगा भाई? इनका अगर औसत भार 133 है तो चारों का भार कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का भार आ जाएगा इनका 132। ठीक है भाई? 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13, 132 आ जाएगा। सी ए से 12 किलोग्राम हल्का है। तो यहाँ पर देखो, चाहे तो यहाँ से भी समीकरण बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं ए को कुछ मान लूंगा तो फिर मेरा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ए को मान लूंगा कि ए का वजन जो है वो एक्स किलोग्राम है, मैंने ये मान लिया। ए का वजन अगर एक्स किलोग्राम है तो भाई सी का वजन कितना होना चाहिए? सी का वजन होना चाहिए एक्स माइनस का 12। ठीक? जबकि बी सी से 6 किलोग्राम भारी है, तो यानी कि बी का वजन कितना होना चाहिए भाई? बी का वजन होना चाहिए इससे 6 किलोग्राम भारी अधिक होना चाहिए, यानी कि एक्स माइनस का 6 होना चाहिए भाई। भाई यहाँ पर मैं प्लस 6 कर दूंगा तो यहाँ पर कितना जाएगा? माइनस का 6 ही बचेगा यहाँ पर। ठीक? ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अब आगे बोला है सवाल में, आगे बोल रखा है कि डी का भार सी से 10 किलोग्राम कम है। डी का भार जो है वो सी से कितना कम है भाई? ये सी है यहाँ पर, इससे 10 किलोग्राम कम है, यानी कि ये हो जाएगा एक्स माइनस का 22, क्योंकि यहाँ से मैं माइनस का 10 घटाऊंगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी? ठीक है? तो यहाँ पर चारों का अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी डी का मान आ जाएगा। यहाँ पर 4x तो मेरे पास मिल जाएगा मुझे यहाँ। इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये सब जुड़ जाएंगे, सभी माइनस में जुड़ जाएंगे, लेकिन जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है? यहाँ पर माइनस का आएगा, लेकिन ये जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 12 6 18 और 22 40 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है? बराबर कितना है? 132। 4 छप्पे कॉमन है, 4 से काट दूंगा। एक्स माइनस का 10 बराबर 4 तिया 12 और 4 तिया 12, यानी कि एक्स का मान आ जाएगा यहाँ पर 43। ठीक है भाई? एक्स का मान 43 आ गया, यानी कि ए का वजन 43 किलोग्राम है। पूछा है डी का औसत भार, ए का और डी का। डी का कितना हो जाएगा? 43 में से 22 जाएगा तो 21 बचेगा, यानी कि डी का भार आ जाएगा यहाँ पर 21। डी का भार 21 है और ए का भार 43 है। दोनों का औसत पूछा है तो 3 और 1 4, 2 और 1 6 बटे 2 आ जाएगा, यानी कि 32 किलोग्राम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को 20 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में और सी करता है उसी काम को 30 दिनों में। ठीक भाई? यदि ए अकेले पहले दिन काम करता है, यानी कि ये एक उससे है ये, यानी कि ये जो है अलग अलग करते हैं ये काम एक एक दिन में, यानी कि अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इनकी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर एलसीएम लेना आसान है, ले सकते हैं भाई इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? एलसीएम अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर ये 25 है 30 है, यानी कि इनका तो 60 हो जाएगा दोनों का। दोनों का यहाँ पर 60 हो जाएगा तो 25 कब कटेगा? यानी कि उसके लिए मेरे पास 5 और होना चाहिए, यानी कि 5 छन 30, यानी कि एलसीएम मेरे पास इनका 300 आ जाएगा। ठीक है भाई? एलसीएम मेरे पास 300 आ जाएगा, निकाल सकते हैं, आसान है एलसीएम निकालना इसका। तो यानी है कि देख यहाँ पर मैं देखता हूँ ए की एफिशिएंसी 15 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पर 25 से कम 25 दूनी 50 12 आ जाएगी और सी की आ जाएगी यहाँ पर 10। ठीक है भाई? तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर अलग अलग आ गई है। ए पहले दिन, यानी कि ए ने अगर पहले दिन आ रहा है ये काम करने के लिए तो कितना काम करेगा? 15 यूनिट करेगा। फिर दूसरे दिन बी आएगा तो वो कितने यूनिट काम करेगा? 12 यूनिट करेगा। तीसरे दिन कौन आएगा? सी आएगा तो वो करेगा 10 यूनिट, यानी कि इस तरह से आ रहा और यही क्रम चल रहा है, यानी कि इन 3 दिन में 15 12 27 10 37, यानी कि टोटल काम 37 हुआ है 3 दिन में। 37 काम हो पा रहा है 3 दिन में। मुझे काम करना है 300 तक ले जाना है मुझे इसको, तो मुझे यहाँ लगभग लगभग 8 से गुणा करनी पड़ सकती है। 8 सत्ते 56 तो ज़्यादा हो जाएगा भाई। 8 सत्ते 56 का 6 और 8 तिया 24, 24 और 5 29। ठीक है भाई? यानी कि मुझे यहाँ 8 से गुणा करनी पड़ रही है। 8 से गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ 296 काम हो जाएगा 8 तिया 24 दिन में। 296 काम 24 दिन में हो जाएगा। तो एक काम कितना है? 300। ठीक है? अब किसकी बारी है? ए की बारी आएगी। ए की बारी आएगी, बचे काम कितना है? 6। तो इस 6 को बचे हुए काम को वो 15 की एफिशिएंसी से कर देगा। ठीक है भाई? यानी कि 24 सही 6 बटे 15 दिन में ये काम हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कट भी सकता है, 3 से काट दूंगा। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 24 सही 2 बटे 5 है क्या इसमें? 24 सही 2 बटे 5 नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है।
हाँ, तो गड़बड़ क्या हुई है भाई, गलती यहाँ पर हुई है कि यहाँ पर काम जो बच रहा है ना वो ये 6 नहीं बच रहा, 4 बच रहा है। यहाँ पर 296 हुआ है ना, ये 296 तो 4 काम बच रहा है यहाँ पर ये, ठीक है? 4 काम बच रहा है ये, 6 नहीं बच रहा है यहाँ पर। ये 4 काम बचा हुआ है तो इतना ही हो जाएगा और यही आंसर होगा क्योंकि इसके आगे जो है ये कटेगा भी नहीं, यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पर ये, ठीक है भाई? 24 सही, 4/15 ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत भाई? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर, ठीक है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बेस्ट सवाल है। इस सवाल को लगता है कि आसान सवाल है, हमें गुणा भाग करनी है, लेकिन 90% से ज़्यादा बच्चे इसको गलत कर देते हैं, ठीक है भाई? तो इसको करेंगे, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर 4 पंजे 20 और 21/4 आ जाएगा यहाँ पर, 21/4 और यहाँ पर ये गुणा में है यहाँ पर। पहली बात तो जब पहले इसकी गुणा पहले होगी, ये बाद में चेंज होता है, पहले इसकी गुणा होती है, यानी कि 7 दूनी 14 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है? पहले इसकी भाग नहीं होगी, पहले अगर ऑफ लगा हुआ है तो पहले गुणा हो जाएगी यहाँ पर, ठीक? इतनी बात समझ समझ में आ गई? इतना कर लेंगे, 3 सत्ते 21, 7 ऊपर आ जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 ऊपर आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? यानी कि 7 सत्ते 49/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई? 49/2 ये आ जाएगा और अभी यहाँ पर भाग का निशान है और ऑफ का निशान है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 7 सत्ते 49, 7 यहाँ पर आ जाएगा और 2 तिया 6 यानी कि 21 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है भाई? ये यहाँ पर 21 आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई? यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो है 21 हमारे पास आ चुका है। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, स्टार्टिंग से पहले लिखा हुआ है 5/16, 5/16 लिख लेंगे और प्लस का 3/5 यहाँ पर है और गुणा में कितना है यहाँ पर 8, यानी कि 15/8 है यहाँ पर, ठीक है? 15/8 है यहाँ पर और भाग का निशान है, इसको गुणा बनाएंगे तो ये पलट जाएगा भी, समझ में आ गई बात? और माइनस का 8 छंग 48 और एक 49/8 यहाँ पर है और यहाँ पर 21 आना है, ये भाग 21, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1/21 आ जाएगा, इतना रह जाएगा यहाँ पर। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5/16 ये है यहाँ पर, 5/16 प्लस का यहाँ पर कुछ कट रहा है भाई, 5 से कट रहा है, देखो 5 से कट रहा, 5 तिया 15, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 तिया 9 होते 27, 27/16 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई? 27/16 ये आ जाएगा यहाँ पर और माइनस का यहाँ पर भी कट रहा है, 7 सत्ते 49 और 7 तिया 21 यानी कि 8 तिया 24, 7/24 यहाँ पर आ जाएगा भाई, समझ में आ गई बात? 7/24 ये आ जाएगा बराबर। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर 16 तिया 48, 24 दूनी 48 यानी कि 48 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 48 एलसीएम आ जाएगा, 16 तिया 48, 3 पंजे 15, 15 यहाँ पर आ जाएगा, 16 तिया 48, 27 तिया 81 यहाँ पर आ जाएगा भाई, ठीक है? और माइनस का 24 दूनी 48, 2 सत्ते 14 यहाँ पर आ जाएगा, समझ में आ गई? 15 में से 14 जाएगा, एक बचेगा, 81 और एक 82 हो जाएगा, 82/48 आ जाएगा, यानी कि इसको मैं अगर और छोटा करता हूँ तो 41/24 आ जाएगा, 41/24 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है? तो इस तरह से सोल्व करेंगे इसको, ठीक है भाई? समझ में आ गया होगा? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यदि आर वह शेषफल है जो 64, 54, 73, 06 और 87, 97 को बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि डी जो है 1 से बड़ा से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, तो डी माइनस आर का मान बताना है, क्या होगा? ठीक है? तो ये सवाल भी अच्छा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसमें इस सवाल में कुल मिलाकर के बात को घुमाया गया है, ठीक है भाई? बात को इसमें घुमाया गया है, यानी कि बिल्कुल ये जमीनी पटल की बात यहाँ पर रख दी है इसमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 64, 54 जिस तरह से हम सवाल करते हैं ना उसी तरह से करेंगे। 64, 54, 73, 06 और 87, 97 का हम एचसीएफ लेंगे यहाँ से, ठीक है? इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा भाई और यहाँ पर 8 आ जाएगा, 852 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? और ये यहाँ पर 4 यानी कि 1491 आ जाएगा। 852 का और इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एचसीएफ ले सकते हैं, आसानी से निकाल लेंगे यहाँ पर एचसीएफ। एक बार चला जाएगा यहाँ से, कितनी बार आ जाएगा यहाँ पर, ये 852 आ जाएगा। 852 आ गया, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पर, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर और ये 6 बचेगा यहाँ पर, ठीक है? 639 और यहाँ पर फिर से 852 को यहाँ पर ले जाएंगे, 852 को यहाँ ले जाएंगे, 639 से एक ही बार जाएगा, 639 यहाँ पर आ जाएगा। ये 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर और ये 1 बचेगा और यहाँ पर भी ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 213 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई? ये 213 यहाँ पर शेषफल आ गया है, यानी कि प्रत्येक संख्या में आर वह शेषफल है जो बड़ी से बड़ी संख्या को विभाजित करने पर प्राप्त होता है, तो डी माइनस आर का मान बताना है, क्या होगा? यानी कि डी का मान जो है, यानी कि डी का मान मतलब यानी कि इनका एचसीएफ,
जो HCF है ना, तो HCF आ गया यहाँ पर 213, यानी कि 213 वो संख्या है जो इनको विभाजित कर देगा यहाँ पर। ठीक है, विभाजित करेगा और कुछ यहाँ पर शेषफल बचेगा। यहाँ पर R वह शेषफल है जो प्रत्येक स्थिति में शेषफल बच रहा था। हालांकि आप सोच रहे हो कि इसका HCF तो उसको पूर्णतः विभाजित करेगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। मैंने बताया ना, ये बात थोड़ी घुमा करके दे रखी है। 64 माइनस का यहाँ पर R था, अगर इसको R लेंगे तो सब में यही था यहाँ पर। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस था वो डिफरेंस यही था यहाँ पर जो मैंने निकाला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात समझने लायक खैर है नहीं। आपको सिर्फ इतना देना है कि यहाँ पर HCF 213 आ गया। इसको अगर मैं इससे विभाजित करता हूँ तो कितना आएगा? अब यहाँ पर कुछ कटेगा। यहाँ पर 64 को अगर मैं विभाजित करता हूँ, 64 को 213 से अगर मैं विभाजित करता हूँ तो कितना आएगा? पूरा पूरा नहीं कटेगा यहाँ पर। ये इसको मुझे विभाजित करना पड़ेगा। सवाल थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है ये, लेकिन अच्छा सवाल है यहाँ पर। ये मुझे किससे विभाजित करना है? यहाँ पर 213 से। 213 से मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पर 2 बार चला जाएगा भाई, ये 2 बार चला जाएगा। 213 यानी कि 413 आ जाएगा। नहीं, 3 बार भी जा सकता है। 13 3 39, ठीक है, 3 बार चला जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, ये 3 बार चला जाएगा, 3 बार यानी कि 639 आ जाएगा यहाँ पर। 639 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो शेषफल बचेगा मेरे पास, यहाँ पर बचेगा 6 और ये 4 बचेगा, यानी कि मेरे पास जो शेषफल बच रहा है 64 बच रहा है। और प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बच रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पर 64 सभी में है। 64 शेषफल बच रहा है, ये R का मान आ जाएगा। और D जो है वो विभाजित करने वाला था, यानी कि D HCF था यहाँ पर। D में से मुझे इसका D माइनस R का मान ज्ञात करना। 213 में से 264 घटाना है। 213 में से 264 घटाऊंगा तो यहाँ पर मेरा 149 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर D ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने यूनिट डिजिट से पहचान लिया है। समझ में आ गया होगा? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा रखा है बस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दो संख्याओं का HCF 5 है और लघुत्तम समापवर्तक 120 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, मान लो A है और दूसरी B है। इनका एलसीएम कितना है भाई? एलसीएम कितना है? एलसीएम है 120 और HCF है 5। ठीक है, तो दोनों संख्याओं की गुणा क्या हो जाएगी? दोनों संख्याओं की गुणा मैं इस तरह से लिख सकता हूँ भाई, 120 और गुणा 5। दोनों संख्याओं की गुणा जो होती है HCF और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। बोला है इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 55 है। A प्लस बी का मान कितना है भाई? 55 है। यहाँ पर A प्लस बी का मान 55 है, तो इनके व्युत्क्रम का योगफल बताना है कितना होगा। व्युत्क्रम का योगफल कितना हो जाएगा भाई? जाहिर सी बात है, डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, केवल इसमें ये करना था कि 55/120 कर लेते सीधा सीधा। ठीक है, 55/120 गुणा यहाँ पर इसका 5, इसका HCF भी आता, सॉरी। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट भी कर लेते इसको। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसका व्युत्क्रम का योगफल कितना होता है? व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? अगर मैं व्युत्क्रम का योगफल ये होता है A/A प्लस 1/B, ये होता है व्युत्क्रम का योगफल। ये कैसे आएगा? A प्लस B/AB यहाँ से निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये A प्लस B/AB होना चाहिए। A प्लस बी का मान कितना है? 55 है। और AB का मान कितना है भाई? यहाँ पर AB का मान है 120 और गुणा 5। ठीक है, इसको मैं बताता था कि इसको इस तरह से डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर ये 11 कट जाएगा, यानी कि 11/120 बचेगा यहाँ पर। 11/120 ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया होगा। इसमें डायरेक्ट क्या करना होता है, जिनको जो योगफल ऊपर रख देते हैं, उनका जो AB गुणा होती है वो नीचे रख देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा कि 8505 को PQR के बीच उनके हिस्से के अनुसार इतने अनुपात में विभाजित किया जाता है। यानी कि 8505 ये रुपए हैं और किस अनुपात में विभाजित किया जाता है PQR को? ये इनका अनुपात है बटने का, 4/3 और 7/4 और 13/6। ये अनुपात है। यहाँ पर हम इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इस सिचुएशन में करते हैं कि नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं और सब में गुणा कर देते हैं, बराबर हो जाता है। इनका एलसीएम आ जाएगा 12, 12 से सभी में गुणा कर देंगे, यानी कि 3 चौक 12, 4 चौक 16 आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आएगी बात? 4 जब मैं 12 से गुणा करूंगा, 4 या 12, 3 7 21 आ जाएगा यहाँ पर। 6 दूनी 12 और 13 दूनी 26 आ जाएगा, यानी कि अब ये रेशियो है वो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर P और R के हिस्से में कितना अंतर है ये बताना है। टोटल कितना है भाई? यहाँ पर टोटल हो जाएगा यहाँ पर 42 और 21 63, यानी कि 63 का मान जो है किसके बराबर? 63 का मान है यहाँ पर 8505 की। 63 का मान 8505 के बराबर है। P और R का हिस्सा, P और R का हिस्सा यह है, तो इसमें 10 का अंतर है। 10 का अंतर बटे आ जाएगा यहाँ पर 63। ठीक है भाई, 63 आ जाएगा यहाँ पर। 7 से कट जाएगा आराम से, क्योंकि 7 7 9 63 है। 7 इसमें अभाज्य संख्या, तो 7 से कटना चाहिए यहाँ पर। 7 9 63, 7 से इसको काटूंगा यहाँ पर तो ये 7 एकम 7 आ जाएगा यहाँ पर। 7 एकम 7 बचेगा 1, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1215 आ जाएगा। फिर भी 9 से एक बार कट सकता है यहाँ पर। 9 एकम 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, यानी कि 1350 इनका अंतर आना चाहिए था। कुछ गड़बड़ है क्या भाई यहाँ पर? 9
या 27। ठीक है भाई, तो ये इसमें आंसर थोड़ा सा गलत दे रखे हैं, यहाँ पर ये पीडीएफ में गलत आंसर दे रखे हैं। 1350 है, 1550 है, 1701 है और ये 1675 है, इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर होता है। ठीक है, तो इसमें सीधे सीधा कुछ नहीं करना होता। 120 है, इसको कितना x% कम किया जाए तो 100 माइनस x कर देंगे बस। ठीक है, बराबर क्या प्राप्त होता है, यानी कि जो 40 को x% बढ़ाने पर होता है, यानी कि इसमें 100 प्लस x कर देंगे इसको। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस इतना होता है। तब 210 का 10%, इसको हम क्लियर कर लेंगे यहाँ से, इसके कट जाएगा यहाँ से भाई, ये 4 तिया 12, 300 माइनस का 3x आ जाएगा और यहाँ पर 100 प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 200 और ये इधर का चला जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि x का मान 50 आ जाएगा। x का मान 50 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर सोच रहे हो कि यहाँ पर ट्रिक बतानी, यहाँ पर ट्रिक की क्या जरूरत है, 2 लाइनों का सवाल खुला है यहाँ पर ये। अब 210 का x% यानी 210 का x% यानी कि 50% कितना होता है अभी 210 का, यानी कि 210 का 50% 105 हो जाएगा। 180 के x प्लस 10% से कितने प्रतिशत कम है। कुल मिलाकर सवाल तो अच्छा है ये। 180 के 70% यानी कि x को इसमें जोड़ूंगा, यानी कि 70% हो जाएगा। 70% कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 70% हो जाएगा, दोनों सी पर कट जाएंगे। 18 सत्ते कितना होता है भाई, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 5 12, 18 सत्ते 126 होता है, यानी कि 126 से कितने प्रतिशत कम है, किससे कम है, 126 से। 126 से कम है और गुणा आ जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है भाई, गुणा 100 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 से काटूंगा, 3 सत्ते 21 आ जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 आ जाएगा, 7 छंग 42 आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। ठीक है भाई, 50/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, दोबारा 30% की कमी, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी होगी। भाई यहाँ पर पहले क्या था, संख्या में 30% की वृद्धि हुई यानी कि 10 से 13 हो गई पहली बार। ठीक है भाई, उसके बाद 30% की कमी हुई यानी कि 10 से 7 हो गई, इस बार 3 की कमी हो रही, यहाँ पर बढ़ रहा था ये। उसके बाद फिर से कमी हो गई यानी कि फिर से 10 से 7 हो गई, फिर 2 बार कमी हुई और 1 बार बढ़ी थी वो। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 1000 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, 7 कम 63। ठीक है, यानी कि पहले संख्या 1000 थी और कुल मिलाकर के इतनी जो कमी वृद्धि हुई है उसके बाद 637 बच गई यहाँ पर। तो बताना है कि कितनी कमी या वृद्धि हुई, तो इसका मतलब वृद्धि तो है नहीं, 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे यहाँ पर, ये 36 होगा या 40% होगा, 2 ही ऑप्शन रह गए, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दिए हुए नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने की कमी हुई भाई, यहाँ पर कमी हुई है 63, यानी कि 363 की। ठीक है भाई, 363 आएगा, 7 और 3 10, 6 3 और 1 10। ठीक है भाई, 363 की वृद्धि हुई है यहाँ पर बटे 1000 गुणा 100 आ जाएगा यहाँ पर, 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएंगे, यानी कि 36.3% की कमी हुई है। यहाँ पर पूछा है निकटतम पूर्णांक में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। पुरुषों की जो जनसंख्या है 5% बढ़ी, महिलाओं की संख्या 7% बढ़ी, जनसंख्या 19,200 हो गई। ठीक है, तो इसको एलिगेशन से कर सकते हैं भाई। यहाँ पर 18,000 रुपए कह रहा हूँ मैं बार बार, यहाँ पर ये 18,000 जनसंख्या थी भाई यहाँ पर पहले, 18,000 बाद में कितनी हो गई, 1,19,200 हो गई यहाँ पर। ठीक है, 19,200 हो गई यहाँ पर। यहाँ पर कितना रेशियो है, यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 180 का और 192 का, यानी कितनी वृद्धि हुई है, 12 की वृद्धि हुई है, कितने पर, 180 पर, गुणा आ जाएगा यहाँ पर 100। ठीक, यहाँ से इसको मैं अगर काटता हूँ, यानी कि यहाँ परसेंट नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर टोटल नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेशियो लिया है। कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है ये 3 से काटूंगा, 6 से काटूंगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि 1/15 की, यानी कि 15 थी तो 1 की वृद्धि हुई है, ये कह सकते हैं। 1/15 किसकी फ्रैक्शन है भाई, ये फ्रैक्शन है 20/3 की। ठीक है, 20/3% की ये फ्रैक्शन होती है। कैसे होती है, 20/3/100 करूंगा तो 20 पंजे हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाता है। ठीक है भाई, इतना कर लेंगे इसको। यहाँ पर 20/3% की फ्रैक्शन है ये, यानी कि इतनी इसमें वृद्धि हुई है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, पुरुषों की जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई थी, 5% की, ये मेल्स की है यहाँ पर। फीमेल की में कितनी हुई थी, फीमेल की में हुई थी 7% की यहाँ पर। और टोटल में कितनी वृद्धि हुई है, टोटल में हुई है 20/3% की। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अपन इनका एलिगेशन लगाऊंगा, यहाँ पर 1 कट जाएगा, यहाँ पर 3 पंजे 15, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर 3 सत्ते 21, यहाँ पर आ जाएगा 1।
ठीक है, तो मेल की और फीमेल की जो जनसंख्या में वो 1:5 का अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, मेल और फीमेल की जो जनसंख्या में अनुपात है 1:5 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 9/11 के भाग पर बेचने से एक व्यापारी को 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 5% कम पर बेचा जाता तो लाभ परसेंट क्या होगा? यहाँ पर वास्तविक विक्रय मूल्य के, यानी कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ जो वास्तविक विक्रय मूल्य यानी कि पुराना वाला मूल्य था, यानी कि ओल्ड जो एसपी था, ओल्ड एसपी था कितना था? 11 था, और नया जो एसपी हो गया, जो न्यू एसपी हो जाएगा वो 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ यहाँ पर, या इसको मैं ये मान सकता हूँ कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, बाद में देख लेंगे। और 9/11 भाग पर बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है, यानी कि जब यहाँ पर बेचता है 9 रुपए में बेचता है वो, तो उसको हानि होती है कितने की? 10% की। तो यहाँ पर जो एसपी कितना है? 9 रुपए है, तो सीपी कितना होना चाहिए भाई? यहाँ पर सीपी 10 रुपए का होना चाहिए भाई। सीपी 10 रुपए का होना चाहिए, तभी अगर वो 9 रुपए में बिकेगी तभी उसको 10% की हानि होगी। ये निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो एसपी का मान कितना है यहाँ पर? एसपी का मान 9 है, तो सीपी का मान कितना हो जाएगा? सीपी का मान हो जाएगा 9/10% की हानि है, तो यहाँ पर 10/9 आ जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, 10 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, निकाल भी सकते हैं। सीपी यहाँ पर 10 हो जाएगा भाई। अब बोला है कि यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 5% कम पर बेचा जाता। अब वास्तविक विक्रय मूल्य ये है, 5% कम पर बेचा जाता है, यानी कि 11 का मुझे कितना निकालना पड़ेगा? 11 का 5% कम, यानी कि 95/100 निकालना पड़ेगा। 11 पंजे 55 और 11 नौ 99, 99 और 5 104.5 आ जाएगा, यानी कि 104.5 रुपए पर बेचा जाता, और बटे में यहाँ पर 100 भी है। ठीक है भाई, यहाँ पर बटे में कितना है? यहाँ पर ये आ जाएगा, बटे में 100 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 199, यानी कि बट्टे में आएगा यहाँ पर 10.40। ठीक है, 10.40 आ जाएगा। जब मैंने 11 की 195 गुणा करी तो मेरे पास कितना आया? यहाँ पर मेरे पास आया था, देखो यहाँ पर 11 पंजे 55 और 11 नम 99, 99 और 55 हो जाएगा 104। तो पॉइंट जो लगेगा वो यहाँ पर लगेगा, क्योंकि नीचे 2 सिफर है यहाँ पर, यानी कि अगर उसको 10.45 रुपए पर बेचा जाता। ठीक, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई? सीपी कितना है? 10 का है, और यहाँ पर एसपी कितना है? 10.45 का। कितने का लाभ हो रहा है? 0.45 का। ठीक है भाई, 0.45 का लाभ हो रहा है। ये पूछा है परसेंट में। परसेंट में करने के लिए बटे में कितना करूंगा? 10 करूंगा और गुणा कर दूंगा यहाँ से 100 की, क्योंकि ये सीपी 10 है। सीपी पर तो लाभ हो रहा है, इसको 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 4.5 आ जाएगा, यानी कि परसेंट जो होगी 4.5% का लाभ होगा, जिसको मैं 4 सही 1/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, लिख सकता हूँ 4/2%। समझ में आ गया सवाल? कर लेंगे अब इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हरि ने 2 वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर 1250 में खरीदी। उसने ए को 20% की हानि पर और बी को 15% के लाभ पर बेचा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो करते हैं इस सवाल को। यहाँ पर ए है, ये ए है और ये बी है। इसमें सीपी और एसपी का रेशियो है। यहाँ पर पहली स्थिति में उसने 20% हानि पर बेचा। 20% हानि का मतलब 20 पंजे 100, यानी कि 5 रुपए में खरीदा तो 4 रुपए में उसने बेच दिया। दूसरी स्थिति में उसने 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि 20 रुपए में खरीदा था तो 23 रुपए में बेच दिया उसको। 15% की फ्रैक्शन होती है भाई। आगे बोला है बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 रुपए कम था। तो ए का विक्रय मूल्य बताना है, कितना है रुपए में बताना है यहाँ पर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया होगा? यहाँ पर 2 समीकरण बनाई होंगी। ठीक है, 2 यहाँ पर इक्वेशन बनी होंगी, और हालांकि बनती भी है यहाँ पर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर 75 विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 कम था। तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? मैक्सिमम करते हैं ये इक्वेशन बना करके। ठीक है, एक तरीका बिना इक्वेशन के भी है, अगर आप समझ सको तो। ठीक है, देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर बोला है कि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 कम था। ठीक है, मैंने शुरू में क्या पढ़ा था? यहाँ पर पढ़ा था कि ए और बी का कुल मिलाकर जो मूल्य था 1250 था। इसमें 1250 में खरीदा था। ठीक है भाई, यानी कि उसने जो खरीदा था पहले उसने जो मिलाकर के खरीदा, तो यहाँ पर इसका रेशियो आएगा 5 और 4, और यहाँ पर लूंगा मैं 20 और यहाँ पर 23। इस तरह का रेशियो लूंगा मैं। यहाँ पर करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जो मैं अक्सर करता हूँ यहाँ पर। लेकिन उसने ये बात यहाँ पर बोल दी थी कि बी का विक्रय मूल्य जो है ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 कम है। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ पर मुझे 2 गुना करना पड़ेगा इसको, यहाँ पर 8 करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर 8 करना पड़ेगा, और कम है ये, इसको माइनस करना पड़ेगा। इसका जो विक्रय मूल्य है ना बी का,
बी का जो विक्रय मूल्य है इसको मुझे माइनस का 23 करना पड़ेगा, बस मुझे इतना काम करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, ए प्लस बी का कुल मिलाकर के लाभ कितना था 1250 और कितना कम था भाई 75 कम था यहाँ पर ये। ठीक है भाई, इतना काम करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है और कुछ नहीं करना है, इक्वेशन से बच जाएंगे अगर इतना आप समझ जाएंगे तो। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं गुणा करता हूँ, हालांकि देखो इक्वेशन से बना कर मैं कर दूंगा, लेकिन वो आप सब जानते हैं इक्वेशन से बना करके कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो यहाँ से मैं इसकी गुणा करूंगा यहाँ पर भाई, ये आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 1 11। इसकी गुणा करूंगा 116 आ जाएगा यहाँ पर, 160 आ जाएगा सॉरी, ये माइनस का है यहाँ पर। इसकी गुणा करूंगा, इसकी गुणा करूंगा, ठीक है, अभी नहीं कर रहा मैं। ठीक है, यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर कितना डिफरेंस है भाई, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर एक माइनस का है तो डिफरेंस जुड़ जाता है, तो ये 275 का डिफरेंस हो जाएगा। ये 275 का डिफरेंस यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है भाई, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, अभी डिफरेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई भी लेनी पड़ेगी इसकी। क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं पड़ेगी, इसकी करूंगा, इसकी करूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ। ठीक है, मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर माइनस का 23 गुणा 1250 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है भाई 20 गुणा 75 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, हालांकि ये भी जुड़ेगा, ये भी यहाँ पर जुड़ेगा, तो इसको मैं प्लस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस ले जाएगा वो जुड़ेगा। यहाँ पर अगर अलग अलग निशान है तो जुड़ता है हमेशा, अगर सेम निशान है, माइनस माइनस है, प्लस प्लस है, तो तब घटता है। तो यहाँ पर 10 तो अलग कॉमन है, और यहाँ पर 25 अलग कॉमन है, यानी कि 250 कॉमन यहाँ पर भी है भाई, 250 कॉमन यहाँ पर है, यानी कि 25 से इसको एक जीरो तो आ गया, 25 से काटूंगा 5 बार, यानी कि 115 यहाँ पर भी आ जाएगा, 115 प्लस 25 या 75 जीरो यहाँ है, 3 6 यहाँ पर आ जाएगा भाई, यानी कि 6 और 15 121 आ जाएगा, यानी कि 121 गुणा 250 ये हो जाएगा भाई, 121 गुणा 250 हो जाएगा, यानी कि 275 का मान जो है वो इसके बराबर है। यही तो करता हूँ भाई मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, आपने अक्सर सवालों में देखा होगा, मैं बहुत से सवालों में यही काम करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे सवालों में, हालांकि मैं तरीके ज़्यादातर वही अपनाता हूँ जो मल्टीपल जगह यूज हो जाए। ठीक है, बिल्कुल फालतू के तरीकों को मैं अपनाता नहीं हूँ। ये तरीका ऐसा अगर न्यू तरीका होता है या मैंने अपनाया हुआ नहीं होता यहाँ पर ये, तो मैं इसको नहीं अपनाता, मैं इसको बहुत जगह यूज करता हूँ, कई चैप्टरों में यहाँ पर। तो यहाँ पर 275 का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि मुझे पता है कि 275 का मान कितना है भाई, 275 का मान है 121 गुणा 250। 275 का मान यह, इसको काटूंगा 25 से, 25 कम 25, 25 का नाम 25 कट जाएगा, और ये 10 बार चला जाएगा, इससे काटूंगा ये 11 बार चला जाएगा, यानी कि एक का मान जो है वो 110 है। इतनी बात समझ में आ गई भी, एक का मान अगर 110 है, तो सवाल पूछा है एक का क्रय मूल्य कितना है, एक का क्रय मूल्य क्या था भाई 5 से गुणा कर दूंगा, 550 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत भाई करने में। हालांकि मैं अब बताओ इसको इक्वेशन से भी कर सकता हूँ, इक्वेशन से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी गुणा भाग ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, और ये तरीका अगर समझ में आ गया तो बहुत सी जगह यूज होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं और क्रम से एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलने के बाद ए और बी को क्रम से इतने इतने, देखो ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन, इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो सीधा सीधा करते हैं कि जैसे कहीं जाते हैं फिर क्रॉस करते हैं, वो इतने समय में वापस इतने बजे इतने घंटे पहुंच जाते हैं, इस तरह का सवाल होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, स्पीड ए बटे स्पीड बी, ठीक है, बराबर रूट टाइम बी बटे टाइम ए, यहाँ पर इसको उल्टा रखते हैं। बस इसमें ये करना होता है और कुछ नहीं करना होता। स्पीड, पहले की स्पीड कितनी है भाई, बी की स्पीड दे रखी है यहाँ पर, स्पीड ए की निकालनी है। यहाँ पर बी की स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर की। ठीक है, रूट में क्या दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है टाइम बी को कितना लग रहा है, बी को लग रहा है 1.8 घंटे, यानी कि 1.8, यहाँ भी पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट है, तो दोनों घट जाएंगे, तो 18 लिख दूंगा इसको मैं 32 लिख दूंगा। इसको अंदर अंदर में काटूंगा तो यहाँ पर कट जाएगा ये 4 बार, यानी 2 बार, 2 नम 18 और 16, यानी कि रूट हटाऊंगा तो 3/4 आ जाएगा ये। ठीक है, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि जो स्पीड एक है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की आ जाएगी। स्पीड ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यह है यहाँ पर कि 65, 72, 97 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 5:13 के अनुपात में आयताकार परिमाप बताना है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। यहाँ पर इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो देखा जाए तो यहाँ पर ये 5 का वर्ग 25, 5 और 2 दूनी 4, 5 का वर्ग 25 और 2 दूनी 4 आएगा, यानी कि यहाँ पर 9 आएगा और 7 7 49 9 आएगा। तो इसका मतलब ये मुझे दिख रहा है कि ये ट्रिपलेट भी हो सकता है यहाँ पर ये। ठीक है, ट्रिपलेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यूनिट डिजिट को देखूँ, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 आएगा लास्ट में, और 2 के वर्ग में 4 आएगा, दोनों जुड़ेंगे 9 आएगा, और 7 के वर्ग में भी 9 होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये 888 है। इसको निकाल करके देख सकते हैं, ये 888 है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ कि यहाँ पर 65,
गुणा 72 इसका एरिया हो जाएगा त्रिभुज का, गुणा 1/2। ठीक है भाई, ये होता है भाई छोटी भुजा और उससे बड़ी भुजा, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको नहीं लेते हैं ट्रिपल एट में, ठीक है, उसको नहीं लेते हैं और गुणा कर देते हैं दोनों की। यहाँ पर देखो 36 आ जाएगा, 65 गुणा 36 आ जाएगा, 65 गुणा 36, यानी कि 65 की और 36 की मुझे गुणा करनी पड़ेगी। आ जाएगा 6 पंजे 30 और 6 छंग 36 और 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा 15 और 36, 15 36 51 हो जाएगा, 51 यानी कि 54 और 3 छंग 18, 18 5, 18 और 5 हो जाएगा 23, यानी कि 2340 हो जाएगी इसकी गुणा, यानी कि इसका जो एरिया आ जाएगा त्रिभुज का 2340 वर्ग मीटर आ जाएगा भाई, इसका त्रिभुजाकार मैदान का 2340 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। और किसके बराबर है, इसके आयताकार पार के क्षेत्रफल के। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5x गुणा 13x, ये हो जाएगा भाई बराबर 2340, क्योंकि आयताकार क्षेत्रफल का जो गुणा होता है दोनों की लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, काटेंगे यहाँ से, इसको गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट काट सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 13 से इसको काटता हूँ, 13 कम 13 आ जाएगा, बचेंगे 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है भाई, 5 से काटता हूँ इसको तो आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 छंग 30, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान अगर 36 है तो एक्स का मान यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा ये ट्रिपल एट ठीक था, यहाँ पर ये एक्स का मान यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो आयताकार पार का परिमाप, परिमाप कितना 18 आ जाएगा, 13 5 18, यानी कि इसका परिमाप होता है 12 2l प्लस बी। ठीक है, 13 5 18 और इसमें एक्स का मान भी रखना पड़ेगा, एक्स का मान 6 है यहाँ पर, इसकी मुझे गुणा करनी पड़ेगी, 18 दूनी 36 और 6 इसकी गुणा करूँगा, 6 छंग 36, 6 कम 6 और 6 तिया 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 216 आ जाएगा इसकी गुणा करूँगा तो यहाँ पर मैं। ठीक है भाई, 216 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा कि यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1267 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन बताना है। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है भाई, वक्र पृष्ठ कितना होता है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व एरिया बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर इसका हो जाएगा, बेलन का हो जाएगा 2πRh। ठीक है भाई, 2πRh हो जाएगा, इसका मान कितना है 1267 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर देखो पाई है तो पाई का मान हम खोलेंगे नहीं, यहाँ पर एच का मान कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि 2 गुणा पाई गुणा आर और गुणा यहाँ पर आ जाएगा 14 बराबर 1267 आ जाएगा भाई। यहाँ पर ये 7 से काट लूंगा इसको, 7 दूनी 14 और यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7, बचेंगे यहाँ पर 5, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि आर का मान आ जाएगा यहाँ पर 181/4 पाई। ठीक है भाई, आर का मान ये आ जाएगा यहाँ पर, बोला है इसका आयतन, बेलन का आयतन बताना है कितना होगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ है भाई, इस क्वेश्चन में भी इस 7 की जगह पाई है इसका। ठीक है, 7 की जगह पाई है यहाँ पर। ये क्वेश्चन पीडीएफ में थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है इसमें ये जो थोड़ा सा टाइपिंग हुई है ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है इसमें, यहाँ पर पाई आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, पाई आना चाहिए, इस तरह से नहीं होगा फिर ये इस सवाल में ही गड़बड़ है, यहाँ पर हमारी कोई गड़बड़ नहीं थी इसमें। तो यहाँ पर 2πr का मान जो है, 2πRh का मान जो है 126 पाई है यहाँ पर। पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पर 14 गुणा 2 और गुणा आर आ जाएगा बराबर 126 आ जाएगा। 2 से काटूंगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2 आ जाएगा, यानी कि 2 तिया 6 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 एकम 2 तो 6 आ जाएगा और यहाँ पर आर का मान आ जाएगा 63/14, 63/14 यानी कि 7 नम 63, 7 दूनी 14, 9/2 जाएगा आर का मान यहाँ पर। तो बेलन का आयतन बताना, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर, पाई तो ऐसे ही रहेगा, आर का मान 81/4 और इंटू एच का मान आ जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है, 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 आ जाएगा, बटे 2 करूँगा यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, यानी कि 283 सही 1/2 पाई, पाई भी है यहाँ पर, ही पाई बच रहा तो पाई आ जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो था ये सही था, यहाँ पर इसका मान पाई है, यहाँ पर पहले जो करा था वो नहीं था यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है तो मैं उसको सही कर दूंगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, एक लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 30, यदि लंबवृत्तीय शंकु का क्रमश पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कितना होगा, यानी कि कर्व एरिया और टोटल सरफेस एरिया बताना कितना होगा यहाँ पर। तो भाई ऊंचाई दे रखी है, एच का मान दे रखा है यहाँ पर, एच का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, एच का मान 20 सेंटीमीटर है, आर का मान दे रखा है यहाँ पर, व्यास 20 है तो आर का मान 15 हो जाएगा। ठीक, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है भाई, पाई आर, और संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक है भाई, पाई आर और एल प्लस आर होता है, ये फॉर्मूला याद होने चाहिए।
तो यहाँ पर देखो पाई से पाई कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर पाई दे रखा है, हमें निकाल लेंगे। यहाँ रेशियो नहीं पूछा है, हालांकि इस क्रम में भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि तिर्यक ऊंचाई की। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। तो कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, यानी कि 625, यानी कि 25 आ जाएगा। एल का मान 25 आ जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं भाई। एल का मान अगर 25 आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आर का मान कितना है? 15। पाई आर का मान यहाँ पर 15 है और एल का मान 25 आ गया है, ठीक है भाई। और ये कितना है भाई? ये आ जाएगा यहाँ पर पाई आर का मान यहाँ पर 15 है, और एल का, और ये जुड़ करके कितना हो जाएगा? एल और आर जुड़ करके कितना हो जाएगा? यहाँ पर 40 हो जाएगा, गुणा 40 हो जाएगा, ठीक है। बस ये निकालना। हालांकि यहाँ पर रेशियो भी दे सकते थे, रेशियो भी पूछ सकते थे यहाँ पर कुल मिलाकर के ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर 15 किस गुणा करो? 15 पंजे 75 का 5 आ जाएगा, और 15 दूनी 30 और 7 37 आ जाएगा, 375। 375 केवल ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। हालांकि एक भी निकाल सकते थे तब भी आंसर आ जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। 375 केवल एक ही ऑप्शन में है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, और इसकी भी गुणा कर सकते हैं। 15 चौका 60, यानी कि 600 इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एक अर्ध गोलाकार कटोरा 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, यानी कि अर्धगोला है। यहाँ पर अर्धगोला है, वो उसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर की है, और कटोरे का आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। भाई अगर जो आंतरिक त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर का इसका मोटाई है, तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी वो 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। समझ गए होगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इसकी अगर आंतरिक त्रिज्या जो है आर का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, उसकी मोटाई भी जुड़ जाएगी बाहर की त्रिज्या में, ठीक है। आर का मान 5 हो जाएगा। तो कटोरे को बनाने के लिए आयतन बताना है, अर्धगोलाकार है तो अर्धगोले का छिन्नक का क्षेत्रफल बताना है। छिन्नक का क्षेत्रफल कितना? अर्धगोले का बताना है ना, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 3 माइनस का आर की घात 3, ये होता है, ठीक है। अर्धगोले के छिन्नक का आयतन 2/3 आ जाएगा। पाई का मान ऐसे ही रखना है यहाँ पर। आर का मान कितना है यहाँ पर? एक ही है 125, 125 माइनस का 64, ठीक है भाई। 125 माइनस का 64 आ जाएगा, 2/3 पाई ऐसे ही आएगा। 125 में से 64 जाएगा, यहाँ पर 61 बचेगा। 61 ही बच रहा है कभी? हाँ 61 ही बचेगा। 61 दूनी यहाँ पर किस तरह से दे रखा है? इस तरह से दे रखा है, तो 61 दूनी 100, 6 दूनी 12, 100, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 126 हो जाएगा। 126/3 ये दो, अच्छा 122 आ जाएगा, ठीक है भाई। 122 आ जाएगा, यहाँ पर 3 चौक 12 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 कम है तो सी पर बढ़ाना पड़ेगा, और 2/3 आ जाएगा, यानी कि 40 से ही 2/3 पाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये तालिका दी हुई है, इसमें 6 बैंक है, ये 6 बैंक हो जाएंगे ये वाले, ठीक है भाई। और किसी उम्मीदवार के साथ यानी कि इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को प्रतिशत को दर्शाती है। यानी कि ये जो है, ये इतने विद्यार्थी जो है आए थे, यानी कि उपलब्ध हुए थे, और उसमें से इतने क्वालिफाई हुए थे, इस तरह से है। यानी कि बैंक एच में आई में इस तरह से दे रखा है। पहले एक बार समझ लेना पड़ता है इसको, उसके बाद देखते हैं सवाल में पूछा गया है। सवाल में पूछा है कि बैंक के में योग्य नहीं पाए गए, यानी कि के कौन सा है? ये वाला है। इसमें टोटल कितने थे? 980 थे। योग्य पाए गए कितने हैं? 20 है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। और आई में योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, ये बताना है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर भाई इसमें 980 में से 20% तो योग्य हो गए, तो बचे कितने? 980 का 80% जो है वो अयोग्य हो गए थे, यानी कि डिस्क्वालिफाइड हो गए थे यहाँ पर, ठीक है भाई। नॉट क्वालिफाइड हो गए थे, यानी कि इतना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बोला है कि आई में योग्य नहीं पाए गए। आई में कितने हैं? 2200 हैं टोटल। 26% इसमें भी पास हुए थे, यानी कि इसमें 2200 हैं, इसमें 26% पास हुए थे, तो फेल कितने हुए थे? फेल हुए थे 74%, ठीक है। 74% फेल हुए होंगे, ठीक है। तो ये बताना है कि ये जो है इसका कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम रेशियो भी ले सकते हैं इसका, इसलिए मैंने पहले कैलकुलेट नहीं किया था, ठीक है। इसका रेशियो भी ले सकते हैं। रेशियो लेंगे यहाँ पर, देखो 100 से 100 कट जाएगा नीचे वाला, और यहाँ पर देखो 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो यहाँ पर भी है, और ये भी कट जाएंगे यहाँ पर। तो ये मेरे पास बचेगा 98 गुणा 8 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 22 गुणा 74, ठीक है। 22 गुणा 74 बचेगा, और ये वाला 100 कट गया, और ये 2 सिफर भी इससे कट जाएंगे यहाँ पर, और भी कट जाएगा यहाँ पर। काटने के लिए काटेंगे यहाँ पर, क्योंकि छोटा कर लेंगे तो आसान रहेगा फिर बाद में गुणा करने में। तो यहाँ पर इससे काटूंगा, 4 से कट रहा है, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये 11 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ठीक है। ये भी हो सकता, अब नहीं कट रहा कुछ भी यहाँ पर, अब कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर।
तो इसकी गुणा करनी पड़ेगी। 2 अट्ठे 16 का 6 आ जाएगा, 2 नम 18 और 1 19 आ जाएगा। ये 196 आ जाएगा। 11 सत्ते 77 और 11 तिया 33, 33 और 7 40, 407 आ जाएगा। यानी कि अब मुझे बताना है कि 196 जो है 407 का ये बताना लगभग कितने प्रतिशत है। लगभग कितने प्रतिशत है भाई? 196 जो है 407 का कितने प्रतिशत है ये बताना है। तो यहाँ पर 2 सिफर आ जाएंगे, इससे मैं गुणा करूंगा तो भाई कितनी बार जाएगा ये? 4 चौक 16, 4 पंजे 5 चौक 20 तो ज़्यादा चला जाएगा, नहीं 4 बार तो जाएगा ही जाएगा ये। ठीक है, 4 बार तो जाएगा जाएगा, यानी कि 4 चौक 16 और 4 सत्ता 28, 1628 बचेगा। बचेगा कितना? 1960 में से जाएगा। 1960 में से देखो, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। 1960 में से मुझे घटाना है 1628, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेंगे 3, यहाँ पर बचेंगे भैया 3, 332 बचेगा। और मेरे पास अभी भी यहाँ पर एक सिफर बचा हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पर बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? एक बार और देखना यहाँ पर। अब जाएगा यहाँ पर, अगर मैं देखता हूँ तो 8 चौक 32, 8 सत्ते 56 और 8 चौक 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 48, 48 के समथिंग कुछ जाएगा ये। ठीक है भाई, 48 के समथिंग कुछ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। इस तरह से करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसका ये पाई ग्राफ का चार्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 7 जिलों की जनसंख्या दर्शाता है। ये 7 जिलों की जनसंख्या है, उसका परसेंट है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो बोला कि 7 जिलों की कुल जनसंख्या 150 करोड़ है, यानी कि इसका टोटल परसेंट जो होगा 100% है। 100% का मान 150 करोड़ है यहाँ पर। बोला है ए और डी की कुल जनसंख्या ज्ञात करनी है। ए ये है और डी कौन सा है? ये है, यानी कि 20 का मान निकालना है। 20 का मान कितना हो जाएगा भाई? दोनों सिफर कट जाएंगे, 15 दूनी 30 आ जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गया कुछ। हाँ भाई, गड़बड़ क्या हुआ था? ये 13 और 17 30 होते हैं। ठीक है भाई, 13 और 17 30 होते हैं। तो यही होता है, थोड़ा ऑफलाइन का यही होता है। अगर ऑनलाइन होते तो कुछ बच्चे बताते भी रहते हैं, कहीं कहीं गलती हो जाती है, तो जल्दी में हो जाती है गलती, कोई दिक्कत नहीं। ये 13 और ये 17 है, ये 30 हो जाएगा। 15 45, 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएंगे, तो 45 करोड़ बचेगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, यानी कि आमने सामने चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, यानी कि इसकी भी 120 है, दूसरी की भी 120 है। दोनों की 120 मीटर है और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी है, यानी कि दोनों की चाल बराबर है। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है और 12 सेकंड में पार करती है टोटल इस दूरी को, यानी कि टोटल दूरी कितनी है? 240 है। पार करेगी वो 100 नहीं 12 सेकंड में, तो उसकी जो इनकी चाल आ जाएगी वो आ जाएगी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल आ जाएगी, यानी कि सापेक्ष चाल डबल चाल आएगी। 12 दूनी 24, यहाँ पर आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की कौन सी चाल है? सापेक्ष चाल है, जो आमने सामने से आ रही। दोनों की चाल बराबर है, तो एक गाड़ी की 10 हो जाएगी, दूसरी की 10 हो जाएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पर 20 नहीं दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन में 20 नहीं दे रखा। अगर ऑप्शन में 20 दे दिया होता तो फिर यहाँ पर अच्छा, ये जो सवाल दे रखा है ना यहाँ पर, इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आई है ना, तो ये मीटर पर सेकंड में आई है। तो मेरा कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये भी था कि देखो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड भी है, यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे के 10 देख करके भी नहीं लगाना जल्दी से आंसर यहाँ पर। तो ये मीटर पर सेकंड में आई है, इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बदलूंगा तो 18/5 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, ऑप्शन नंबर डी ठीक आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन अच्छा बहुत है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे ही सवालों की आवश्यकता थी, ऐसे ही सवालों को बताने की ज़रूरत थी जहाँ पर हम गलती करें, उन्हीं की ही तो प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस ही वो होती है असल प्रैक्टिस का नाम। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है, क्या है कि निम्न ग्राफ अध्ययन करना है। निम्न ग्राफ का यहाँ पर बोल रहा है कि बी, डी और ई शहर में समाचार पत्र पी की कुल दैनिक बिक्री, यानी कि बी में, ये पेन थोड़ा सा दूसरा कर लेता हूँ, यहाँ पर ये बी है और डी ई, यानी कि 3 शहर ये हैं में समाचार पत्र पी की, समाचार पत्र पी, समाचार पत्र पी कौन सा है भाई? पी कौन सा है इसमें? पी है ये वाला, ये जो है ना, ये ऑरेंज कलर का, ब्लू कलर का है ये पी, और क्यू कलर का है यहाँ पर ये ऑरेंज वाला यहाँ पर। ठीक है, पी की कुल दैनिक बिक्री, कुल दैनिक बिक्री कितनी हो जाएगी? बी डी ई की। तो बी की कौन सी है भाई? पी की हो जाएगी यहाँ पर नीली वाली। यहाँ पर बी में कितने हैं? 560। ठीक है, 560 और डी में 750। इसके अलावा ई में कितने हो जाएंगे? 550। टोटल बिक्री बोला है कि ए सी डी में समाचार पत्र क्यू की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? ए सी डी की, ए सी डी ई की, यानी कि केवल बी को छोड़ना है। 4 है, इसमें लेना है ऑरेंज वाले 450। 450 के बाद बी को छोड़ना 650, इसके अलावा 680, 620। ये बोला है कि ये जो है ना, ये इसका कितने प्रतिशत है ये बताना है। कितने प्रतिशत
कम है बताना है, ठीक है, ये बताना है कितने प्रतिशत कम है, ये भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये मेरे पास 0, 5 5 10 6 16 का 6 आ जाएगा, 5 5 10 और 7 17 और एक 18 आ जाएगा, 18 7 टोटली हो जाएंगे। ये 0 5 5 10 20 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 6 18 4 22 और 2 24 हो जाएगा यहाँ पर। इसका भी मैं रेशियो ले सकता हूँ, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटूंगा और 4 से भी काट सकता हूँ, 4 से कट जाएगा क्या, 4 से नहीं कटेगा यहाँ पर, 4 से नहीं काटूंगा, 2 से काट दूंगा, ठीक है। 2 9 18, 2 3 6 आ जाएगा और 2 1 9, 2 दूनी 4, 120 आ जाएगा। बोला कि 93 जो है 120 से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है भाई इससे, 27 कम है। 27 कम है किससे, 120 से गुणा कर दूंगा 100 से, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 5 सत्ते 35 का 5 आ जाएगा और 5 दूनी 10 और 3 13, 6 से भाग करूंगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, बचेगा 1 और 6 दूनी 12 फिर से आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 22.5 आ रहा है क्या भाई। ऑप्शन नंबर बी ए ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा है यहाँ पर, ठीक है भाई। 22.5 आ जाएगा क्या इसका, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रखा है कि किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन जो है वो 3000 रुपये है। इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं और उनका औसत वेतन 12,000 है। शेष श्रमिकों का औसत वेतन 2200 रुपये है। श्रमिकों की कुल संख्या बतानी है, यानी कि यहाँ भी हम एलिगेशन कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का वेतन 12, उसमें से उच्च अधिकारी हैं भाई, 12 हो गए उच्च अधिकारी, ठीक है। उनका औसत वेतन कितना है, 12,000, 12,000 है। शेष जो है शेष श्रमिकों का वेतन कितना है, 2500 है। शेष का मुझे पता नहीं कितने हैं अभी, इनका औसत वेतन जो है 2500 है, ठीक है भाई। और टोटल का जो औसत वेतन है वो कितना हो, टोटल का हम यहाँ रखते हैं, ठीक है भाई, टोटल का यहीं तो रखते हैं। तो यहाँ पर से मैं एलिगेशन यूज कर लूंगा भाई, कर सकता हूँ यूज। यहाँ पर 12,000 में से 3,000 जाएगा, कितना बचेगा भाई, ये 9,000 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 3,000 में से 25 हो जाएगा तो 500 बचेगा, 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएंगे, 1:18 आ जाएगा। 1 अनुपात किसका, 18 किसका आएगा, यानी कि 1 का मान 12 के बराबर है, तो 18 का मान 18 गुना 12 यानी कि 18 दूनी 36 और 18 का 18, 18 और 3 216, यानी कि जो ये शेष बचे हुए हैं ना, ये श्रमिक हैं और ये उच्चाधिकारी हैं। श्रमिकों की कुल संख्या बतानी है, श्रमिकों की संख्या कितनी होगी, 12 और 216 कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा। देखो 216 भी ऑप्शन में, तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन ये देखा, 5800 की एक धनराशि को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/5 और तीसरे भाग का 3/8 बराबर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो 5800 रुपये की राशि है, 5800 की राशि है। पहले भाग का कितना है भाई, पहले भाग मान लो ए है, उसके भाग का आधा, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का दूसरे भाग का 1/5 और तीसरे भाग का 3/8 बराबर है, ठीक है भाई। ये बात बोल रखी है यहाँ पर भी इनका मैं रेशियो ले सकता हूँ। रेशियो कैसे लूंगा, रेशियो देखो यहाँ पर रेशियो लेने के लिए मुझे क्या चाहिए, जो बराबर में होते हैं ना, तो ऊपर मुझे 1 चाहिए होता है सबका, यानी कि नीचे जो होते हैं उनका रेशियो बन जाता है। जैसे यहाँ पर 1/2 है, b/5 है यहाँ पर, और यहाँ पर c/8/3 है, यानी कि इस 3 को यहाँ पर मैं नीचे ले आया, इस 3 को मैं नीचे ले आया, यानी कि इनका जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा, इनका रेशियो ये आ जाएगा यहाँ पर, तीनों का a/b/3 इनका तीनों का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 2 5 और 8/3 का। 3 की हटाने के लिए मैं 3 से गुणा कर दूंगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी कि 6 15 और 8 आ जाएगा, 6 15 और 8 का इनका रेशियो आ जाएगा। कोई दिक्कत भी कर सकते हैं इस तरह से, समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बोला है सवाल में कि तीसरे भाग का मान बताना है कितना होगा। तीसरे भाग का मान कितना हो जाएगा, तीसरे भाग का मान, तीसरा भाग है 8, टोटल कितने, टोटल है 15 6 21 1 29, यानी कि 5800 में से टोटल कितने हैं, 29 है। टोटल कितने हैं बच्चे, टोटल है 29, और 29 में से मुझे भाग किसका निकालना है, सी का, यानी कि 8 का। 29 दूनी 58, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा है कि 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त लाभ के बराबर है। छूट का प्रतिशत बताना है, ठीक है, कितना होगा। सवाल ये भी अच्छा है, 12 CP बराबर किसके है, 9 SP के। ये बात समझ में आ गई, डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। CP और SP का रेशियो आ जाएगा, यहाँ पर CP इधर आएगा यानी कि 3 आ जाएगा, और ये इधर आएगा यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। CPSP का रेशियो आ गया। आगे बोला है कि 10 संतरों पर दी गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त लाभ के बराबर है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है कि 10 डिस्काउंट बराबर 5 P, ठीक है भाई।
10 पर डिस्काउंट 5 पर लाभ के बराबर है। 5 दूनी 10 यानी कि 2D बराबर P आ जाएगा। ठीक है भाई, 2D बराबर P आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी मुझे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी मेरे पास यहाँ पर भी रेशियो आ चुका है, किसका? डिस्काउंट का और प्रॉफिट का। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा 1 और प्रॉफिट हो जाएगा 2। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, यानी कि यहाँ पर भी मैं इनका सबका मेरे पास रेशियो आ गया यहाँ पर। अच्छा सवाल है कुल मिलाकर के, यहाँ पर इनके पास सबका रेशियो आ गया। बोला है कि 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त लाभ के बराबर है। भाई यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? भाई यहाँ पर लाभ हो रहा है 1 का, यहाँ पर लाभ 1 का हो रहा है भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर जो लाभ हो रहा था एक वस्तु पर लाभ कितने का होता है? 1 का होता है। लाभ तो चाहे एक वस्तु पर हो या अधिक वस्तु पर बराबर होता है। तो यहाँ पर एक वस्तु पर लाभ आ गया 1 रुपए का, और यहाँ पर लाभ कितना है भाई? 2 रुपए का है। तो क्या मैं इस यूनिट को बराबर नहीं कर सकता हूँ? इस यूनिट को बराबर कर लूंगा मैं। इस यूनिट को बराबर करने के लिए मुझे इसको 2 गुना करना पड़ जाएगा, यानी कि इसको 2 तिया 6 2 चौक 8 कर सकता हूँ भाई। 2 तिया 6 और 2 चौक 8 कर सकता हूँ भाई। कोई दिक्कत यहाँ पर बताओ? कोई दिक्कत यहाँ पर? अब मेरे पास एक्चुअल वाले बिल्कुल ये रेशियो आ चुके हैं यहाँ पर। ये जो 2 प्रॉफिट है ना यहाँ पर, इसमें प्रॉफिट बराबर होना चाहिए। पहले 3 4 का था, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं इसको 6 और 8 भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट 2 है, डिस्काउंट 1 है यहाँ पर। ये बात आप समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, सवाल में बोला है छूट का प्रतिशत बताना है। छूट का प्रतिशत बताना है कितना होगा, तो यहाँ पर मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई? मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई? एसपी कितना है? 8 है, डिस्काउंट कितना है? 1 है। एमपी जो होता है ना, एमपी वो होता है एसपी प्लस डिस्काउंट। एसपी प्लस डिस्काउंट ही होता है। जैसे मैं ये बात कहता आ रहा हूँ कि अगर मार्क प्राइस कितना है, जैसे मैंने बोला कि मार्क प्राइस 80 रुपए का है कोई किसी वस्तु पर, बोल दे कि 10% की छूट दी गई। जब इस पर 10% की छूट दी जाएगी तो क्या बन जाएगा? वो एसपी ही तो बन जाता है बच्चे, वो एसपी तो बनता है, यानी कि 10% की छूट 8 रुपए की छूट दे दी गई, तभी तो वो एसपी बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो गया उसे अभी यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीपी की आवश्यकता थी। यहाँ पर क्या था भाई? यहाँ पर जो एसपी होगा और डिस्काउंट होगा, जो एसपी और डिस्काउंट होता है वो मिलके क्या बन जाता है? एमपी बन जाता है, यानी कि एमपी का मान आ जाएगा यहाँ पर 9। डिस्काउंट कितने का है? 1 रुपए का है। 1 रुपए का डिस्काउंट है, 9 पर गुणा 100। यही तो पूछा है कि परसेंट छूट परसेंट कितनी है? छूट परसेंट कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 11.11% हो जाएगी। 11.11% ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यहाँ पर ए बोलता है कि ए करता है यहाँ पर 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे? यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे भाई। ठीक है भाई, कर लेंगे सवाल को, आसान सवाल ले तो। यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा, 12 की 15 गुणा करूंगा 180 आएगा भाई। 180 आता है और 9 से कट रहा है आराम से, तो यहाँ पर 180 आ जाएगा ये। तो ये इसकी इफिशियंसी जाएगी 15 आ जाएगी, इसकी 12 आ जाएगी और इसकी 20 आ जाएगी। ठीक है, तीनों की इफिशियंसी यहाँ पर आ गई। अब बोला है कि तीनों को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम है 180 का, और ये इनकी इफिशियंसी हो जाएगी यहाँ पर 15 12 27 47 की। ठीक है, 47 की हो जाएगी। 47 से इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा मेरे पास यहाँ पर 47 से 3 बार कट जाएगा। 3 सत्ते के 3 चौक 12, 4 से देखता हूँ 4 सत्ते 28, क्योंकि 4 भी है इसमें। 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि 4 बार से ज़्यादा बार चला जाएगा, तो 3 बार कटेगा यहाँ पर। और 3 के साथ केवल एक ही है, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कथन दे रखा है कि जून की कक्षा में परीक्षा में शामिल होने वाले 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, उसकी कक्षा में 48 लड़के हैं। ये तो हो गया यहाँ पर कथन। अब निष्कर्ष दे रखा कि जून की कक्षा में परीक्षा में शामिल होने वाले 50% लड़के अनुत्तीर्ण हुए भाई। यानी कि अगर 50% लड़के पास हुए हैं तो 50% लड़के अनुत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है भाई, 50% लड़के अनुत्तीर्ण हुए होंगे, इसका मतलब पहला कथन तो यहाँ पर निकल रहा है। इसमें क्या दे रखा है भाई? ये पहला कथन तो निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पर, ये कि जून की कक्षा में जो है परीक्षा में शामिल होने वाले 50% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। भाई 50% लड़के पास हुए तो 50% लड़के जो है अनुत्तीर्ण भी हुए होंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 50% ये तो निकल रहा है। यहाँ पर बोला है कि 24 लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। भाई कक्षा में कितने लड़के हैं? 48, और यहाँ क्या बोला है? परीक्षा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है
यहाँ पर कक्षा में 48 लड़के हैं जो उनकी कक्षा में, लेकिन परीक्षा में और भी तो होंगे, कक्षाएं और भी तो होंगी, तो परीक्षा में और भी तो बच्चे हो सकते हैं, तो 24 तो नहीं होगा भाई, 24 तो इसकी कक्षा में हुए हैं। यहाँ पर अगर परीक्षा की जगह कक्षा होता तो तब ये भी ठीक हो जाता, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। आंसर हो जाएगा केवल एक अनुसरण करता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रखा है कि इस प्रश्न में एक गद्यांश के बाद एक कथन दिया गया है। यहाँ पर एक गद्यांश पढ़ना है पूरा, तो कुल मिलाकर के इसमें इसको एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद निकाल लेंगे इसमें। देखो कथन इसमें दे रखा है, अगर कथन से कुछ मिल सकता है तो स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर की अनुपस्थिति ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एक झटका है। ठीक है, तो स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को देखते हैं कहाँ पर है। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर है यहाँ पर, देखो स्टीव स्मिथ यहाँ पर और डेविड वार्नर यहाँ है, उसके आसपास से पढ़ लेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे किस जगह से, यहाँ से पढ़ेंगे वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पिछले 5 टेस्ट श्रृंखलाओं में से 3 हार का सामना किया। ठीक, उनके 2 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने जो निलंबन की सजा भुगत रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति के कारण ऑस्ट्रेलिया कमजोर हुई है। अब इसको देखते हैं, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एक झटका है, यानी कि बिल्कुल ठीक है कि भाई अगर कमजोर हुई ऑस्ट्रेलिया टीम तो स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की अनुपस्थिति एक झटका तो होगी। ठीक है, अगर उनकी स्थिति कमजोर हुई है तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कथन निश्चित रूप से सत्य है, संभव से सत्य है, यानी कि निश्चित रूप से सत्य है, संभव से नहीं है, बिल्कुल निश्चित रूप से सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ये तो होंगे नहीं दोनों। अगला तो इसका आंसर बताना ना, आंसर तो ये तो कथन ही तो है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाएगा कि एक निश्चित गूढ़ भाषा में होला को 16 के रूप में लिखा जाता है। होला 16 के रूप में लिखा जाता है और ग्रेवी को 25 के रूप में। ठीक है, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है यहाँ पर। तो होला 16 और ग्रेवी जो है 25, यानी कि यहाँ पर कुछ दिख पा रहा है, देखो यहाँ पर अगर ये संख्या है तो पूर्ण वर्ग है, तो कुछ ना कुछ इसमें लोचा होता है, तो यहाँ पर ये 4 है, यहाँ 5 है, यानी कि इसके वर्ग में है, इनका वर्ग है, संख्या होगा, ये 4 संख्या है तो 4 का वर्ग, 5 है तो 5 का वर्ग, 5 अक्षर है तो ये यहाँ पर 3 है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक निश्चित गूढ़ भाषा में विरेव को 43 लिखा जाता है और बोध को 41 लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे एक बार, यहाँ पर इसको विरेव को लिखेंगे, विरेव को लिखा जाएगा यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, 2 18 1 22 और 5, इसको जोड़ते हैं 20 आ जाएगा, 20 21 और 22 43 और 5 48 आ जाएगा। ठीक है भाई, 48 आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर 43 है, इसमें से अगर मैं 5 घटाता हूँ तो यहाँ पर 43 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखता हूँ कि इसमें ये भी संबंध निकल रहा है क्या इस वाले में, बोथ में। इसको देखता हूँ तो 2 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, यानी कि 15 2 17, 17 और 20 37, 37 और 8 आ जाएगा यहाँ पर 45। ठीक है, 45 में से 5 घटाता हूँ तो 40 आ रहा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5 संख्याएं हैं, उसमें 4 संख्याएं हैं, यहाँ पर 4 घटाया जा रहा ना, तो यहाँ पर 45 है, 45 में से 4 घटाने पर आ रहा, तो इसका मतलब जितनी संख्या है उतना घटाया जा रहा। यहाँ पर 5 घटाया जा रहा था क्योंकि 5 संख्या थी, यहाँ पर 4 घटाया जा रहा, 4 संख्याएं थी। तो अबेकस को देखना है, यहाँ पर यह आ जाएगा 1 2 1 3 21 और यहाँ पर बन जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं देखता हूँ 3 3 और 1 4 3 7 और 28, 28 और 19 हो जाएगा यहाँ पर, 28 और 19 हो जाएगा यहाँ पर 47। ठीक है भाई, 47 आ जाएगा और 47 में से कितना घटाना है, 47 में से घटाना है मुझे, 47 में से घटाना है, कितनी संख्या है, 6 घटाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 41 आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, 41 इसका आंसर आ जाएगा, बाकी और ऑप्शन है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक निश्चित गुण भाषा में गिरेन में लिखना पड़ता है इसको, यहाँ पर ये लिखा हुआ है गिरेन, गिरेन कंटेन, इसमें चाहे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं यहाँ पर, और हीट। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है भाई, इसको कुलबद्ध किया जाता है 8 6 और हेज और परसेंट के रूप में यहाँ पर। ठीक है भाई, और दूसरा क्या है, राइस, राइस है, इसके अलावा आर, राइस आर हार्ड और ग्रेन्स। ठीक है, ये लिखा जाता है, किस रूप में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है हेज पी आर परसेंट के रूप में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो इसमें कॉमन क्या है, ये ग्रेन है यहाँ पर और ये ग्रेन है यहाँ पर। ठीक है, पूछा क्या है, इसमें ग्रेन और राइस के लिए बताना है क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, ग्रेन तो 2 निकला यहाँ से, ग्रेन निकला, यानी कि यहाँ पर भी कुछ कॉमन होगा, यानी कि ये परसेंट कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आर कंटेन हीट कंटेन, यानी कि और कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो इसका मतलब मेरे पास जो राइस का होगा ना, जो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यानी कि जो कॉमन नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर, देखो ग्रेन का तो यहाँ पर हो जाएगा या तो हे जाएगा या परसेंट आएगा। ठीक है भाई, जो ग्रेन का यहाँ पर ग्रेन है, बाकी इसमें और कोई भी कुछ और भी, अच्छा राइस भी है यहाँ पर। ठीक है, ये राइस रह गया था इसलिए तो गड़बड़ हो गई है बड़ी, ये राइस रह गया था यहाँ पर इस वाले का ये। ठीक है, ये राइस रह गया था, तो अब देखते हैं यहाँ पर।
ठीक है। अब राइस भी है, दोनों में राइस हो जाएगा यहाँ पर, ये राइस हो जाएगा यहाँ पर, इसको मैं चाहे वर्ग में लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये राइस आ जाएगा और एक राइस यहाँ पर आ जाएगा। ये इसमें क्या कॉमन है भाई, इसमें ये हैच कॉमन है और इसमें ये हैच कॉमन है, यहाँ पर और भी कुछ कॉमन नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ये इस राइस की छूटने की वजह से सारा गड़बड़ हो रहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फेंट है, फेंट को लिखा जाता है 20, 14 और 916। तो फेंट को लिखूंगा पहले, फेंट के अक्षर कूट क्या होंगे भाई, 6 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और इसके अलावा 14 और यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है भाई, 14 और यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है भाई, अगर मैं इसमें देखता हूँ तो देखो इसमें कुछ कुछ यहाँ पर सेम सेम सा लग रहा है मुझे ये। ठीक है भाई, सेम सेम सा लग रहा है यहाँ पर, तो इसको किस तरह से लिखा जा रहा है यहाँ पर, या तो 20 आ जाएगा, एक 20 आ जाएगा, एक इसमें एक भी है, इसके अलावा एक यहाँ पर 9 भी है, 14 भी है और एक यहाँ पर 16 भी है। ठीक है, 2 2 4 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इस तरह से लिखा जा रहा है। मैंने संख्या अलग अलग मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, अलग अलग मैंने लिख लिया है यहाँ पर। अब मैं देखूँ तो इस वाले को तो पहले, इस लास्ट वाले को पहले लिया जाता है, दूसरे वाले को छोड़ा जाता है, इसको छोड़ा जाता है, यानी कि पहले वाले को और इसको बदल दिया जाता है, इसको और इसको बदला जा रहा है, पहले को और लास्ट वाले को। तो पोइल को कैसे लिखा जाएगा, पोइल को भी पहले को लास्ट वाले को बदल दूंगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा और 12 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 12 यहाँ पर आ जाएगा, 16 यहाँ पर आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा, 15 यहाँ पर आ जाएगा, ये लिखा जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 12 9 15, 12 9 15 16, 12 9 15 16, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा भाई। और ये भी, इसमें भी यही निकल रहा होगा यहाँ पर, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनी जो निम्नलिखित प्रश्नों में से इसके स्थान पर आएगी, इसके स्थान पर आएगी। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है हमें, 1 3 17 55, यहाँ पर x आ जाएगा 179, 265 और 375। देखो अगर इसमें इस सीरीज में या किसी भी सीरीज में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो सबसे पहले इनमें योग देखना शुरू कर दो, कितना कितना है। यहाँ पर कितने का है, 2 का है, यहाँ पर कितने का है, 14 का है, यहाँ पर कितने का है भाई, यहाँ पर आ जाएगा 18 8